होंगे, मद्रास के पास का जो तट है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक, वहीं पे चल जाता है। रास्ते में अंग्रेजों से इनकी भिड़ंत होती है, उसमें बुल्डेनो नेटवर्क इशू। आवाज नहीं आ रही क्या भाई? सर आ रही है रुक सर। आ रही है आ मगर रही है, कभी अच्छे से रुक आ रही जा है रही सर। है। सर आप पढ़ाई हाँ बहुत तब अच्छे ठीक, से। हाँ ठीक है। आ रही है। तो 3684 का नहीं, अभिनव जी को नहीं आ रही थी तो वहीं पूछे। 3684 हाँ ठीक, तो वहां अंग्रेज इनको परास्त कर देते हैं। अब मद्रास में अंग्रेज फंस गए, चारों तरफ से जल तथा थल दोनों तरफ से फ्रांसीसियों ने इनको घेर लिया। लेकिन यहाँ पे बहुत कंट्राडिक्शन रहता है बुल्डेनो और डुप्ले के बीच। बुल्डेनो चाहता है कि हम इनसे फिरौती लेके छोड़ दें, लेकिन डुप्ले जो भारत का गवर्नर होता है वो मानता है कि फिरौती लेके ना छोड़े, हमें कब्जा करना चाहिए। ठीक, तो इस तरह जो है एक किला होता है पांडिचेरी में, फोर्ट सेंट डेविड। वो फोर्ट सेंट डेविड, वहां पे लोग कब्जा करते हैं। और तब तक अंग्रेजी स्क्वाड्रन आती है एडमिरल बोस्कोवे, आज भी एडमिरल नौसेना में प्रमुख होता है यहाँ, ये सब उसी समय चल रहा है। एडमिरल बोस्कोवे के नेतृत्व में पांडिचेरी घेरते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। अब कर्नाटक, अभी तक इसमें निर्णय नहीं हुआ कि ब्रिटिश जीते या फ्रेंच जीते, लेकिन इसमें एक सबसे प्रमुख बात है, इसमें एक युद्ध होता है सेंट टोमे का युद्ध, जिसके लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध के अंतर्गत एक सेंट टोमे का युद्ध होता है, क्योंकि ये पहला युद्ध है जिसमें किसी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारतीय शासक को हराया जाता है। अब इसमें किसके बीच लड़ाई हुई थी? इसमें फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन के बीच लड़ाई हुई थी 1744। अब इसमें था क्या कि फ्रांसीसियों ने मद्रास, फ्रांस इधर, अब भाई क्षेत्र है भारत का, अब आके आप बाहर से आके ब्रिटिश लड़ रहे हैं, फ्रांसीसी लड़ रहे हैं। तो अनवर उद्दीन ने कहा देखिए आप लोग आपस में झगड़ा ना करिए, मेरा राज्य है, मुझे कोई मतलब नहीं, आप लोग बाहर से आके यहाँ झगड़ा कर रहे हैं। तो इस पे फ्रांस ने कहा डुप्ले डुप्ले बहुत कूटनीतिक व्यक्ति था, उसने कहा कि हम अंग्रेजों को हरा करके आपको पूरा मद्रास आपको दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है भाई लड़िए आप, लेकिन उन्होंने लड़े, लेकिन जब लास्ट में डुप्ले ने मद्रास नवाब अनवरुद्दीन को नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं दिए। फिर युद्ध होता है, लेकिन कैप्टन पैराडाइज एक फ्रांसीसी सेनापति थे, उसके नेतृत्व मात्र उसकी 3000 की छोटी सेना थी। 3000 क्या कहिए बल्कि और ही कम थे। और इनके अनवरुद्दीन के सेनापति महफूज खां, इनकी लगभग 10 से 15,000 की सेना होती है। इनको एक अडयार नदी है कर्नाटक में, वहीं पे सेंट टोमे के स्थान पे हरा देते हैं। इसलिए सेंट टोमे का युद्ध बहुत फेमस है, क्योंकि यह किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा पहली बार भारतीय शक्ति को हराया गया था, इसलिए पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सेंट टोमे का युद्ध। अब इस युद्ध, ये युद्ध पूरी तरह अनिर्णायक रहा, अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ कि यूरोपीय जीत, फ्रांसीसी जीते या ब्रिटिशर्स जीते। तब तक यूरोप में युद्ध समाप्त हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध। अब देखिए युद्ध यूरोप में हो रहा है, प्रभाव इंडियन पड़ रहा है। इस तरह आपको पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इसी तरह पढ़ना है। यूरोप से पूरी तरह घटनाएं इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है। यूरोप में उत्तराधिकार का, सॉरी, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त होता है और वहां पे एक संधि होती है, फ्रांस में एक जगह है, एक स्ला-फैपिल की संधि होती है। सर एला साफिल है इससे ना? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर एला साफल है ना? आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, एक स्ला-फैपिल, कहीं कहीं वो एला फैपिल लिखा है, वो एक स्ला-फैपिल है। ठीक, तो उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। 1948 में एक्सला फैपिल की संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त होता है। उसी के साथ प्रथम कर्नाटक वार भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसी युद्ध के कारण यहाँ भी शुरू हुआ था तो खत्म हो जाता है। अब देखिए दूसरा युद्ध किस तरह शुरू होता है। सर जो जी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से संबंधित कुछ बात बताइए। देखिए अभी आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, वहां चले जाएंगे तो फिर केल्ला बिगड़ जाएगा। ठीक,
आपको पूरा सेकेंड ईयर में ये वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ाई जाती है, ठीक? अभी केवल इतना जानना है कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित था, ठीक? इससे आप हमें बाद में पूछिएगा, हम आपको बता देंगे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी, अगर आपको जानने की इच्छा है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ठीक। तो अब दूसरा युद्ध कैसे है? अब पहले युद्ध में अनिर्णायक रहा, दोनों पक्षियां भूतले भी कूटनीतिक, लाइव भी कूटनीतिक। अब दोनों सोच रहे हैं कैसे अब कब्जा करें, अब क्या करें, क्योंकि फैसला हुआ नहीं था। वापस संधि के द्वारा वापस यथास्थिति जो पहले थी 46 से पहले वही फिर हो गई थी सामान्य तरह से। तो उन्होंने अब एक दूसरा, अब आप लोगों ने सहायक संधि का नाम सुना होगा। इस सहायक संधि के जनक डुप्ले ही। अब इन्होंने, अब आपको यहाँ पे हैदराबाद राज्य हमने बताया है कि हैदराबाद का निजाम, अब यहाँ पे निजामुल मुल्क आसफ जाह, उन्होंने एकदम पूरी तरह से राज्य स्थापित कर लिया था। 48 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद फिर, जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ कि हमेशा भारतीय राज्यों में उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर संघर्ष चलते रहे। फिर वही बात आ गई, उत्तराधिकार का युद्ध। अब निजामुल मुल्क आसफ जाह का पुत्र है नासिर जंग। पूरी तरह अगर देखा जाए नियमतः तो ये उत्तराधिकारी होना चाहिए, लेकिन अब उनके एक बड़े भाई का लड़का है, मतलब नासिर जंग का भतीजा मुजफ्फर जंग। अब उसने चुनौती दी कि नहीं, आप कैसे बनेंगे। अब यहीं पे विदेशी शक्तियों की एंट्री होती है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का मामला आ जाता है। अनवरुद्दीन और उनके बहनोई होते हैं चंदा साहब, उनके बाद बीच विवाद है। अब हैदराबाद में नासिर जंग का साथ देते हैं अंग्रेज। जब नासिर जंग निजाम बनते हैं, मुजफ्फर जंग नहीं बन पाता, तो वो जाता है फ्रांसीसियों के पास कि आप हमारी मदद करिए युद्ध में, जो आप मांगेंगे हम देंगे, क्षेत्र, व्यापारिक छूट, इस तरह कई और रियायतें। इसी तरह कर्नाटक में अनवरुद्दीन तो पहले से थे, अब उनके बहनोई हैं चंदा साहब। चंदा साहब भी जाते हैं फ्रांसीसियों के पास, कहते हैं कि हमको बनना चाहिए था शासक, लेकिन आप हमारी मदद करिए, लड़िए, जो भी होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग, फर्क जो भी होगा, व्यापारिक छूट, क्षेत्रीय विस्तार सब छोड़ देंगे। अब इस तरह से दोनों अपने अपने फिर से एक बार देखिए, डायरेक्ट लड़ाई नहीं हो रही कि अंग्रेज फ्रांस डायरेक्ट लड़ जाए। अब वो हैदराबाद के युद्ध, हैदराबाद के उत्तराधिकार में आ गए फ्रांसीसी, मुजफ्फर जंग का साथ दे रहे हैं, अंग्रेज नासिर जंग का साथ दे रहे हैं। इसी तरह कर्नाटक के उत्तराधिकार के मामले में अनवरुद्दीन का साथ अंग्रेज देंगे, चंदा साहब का फ्रांसीसी देंगे। अब होता क्या है कि डुप्ले के नेतृत्व में एक युद्ध होता है 1749 में, अंबूर का युद्ध। अब अंबूर के युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत होती है, अनवरुद्दीन को हरा देते हैं, ठीक। अब इसके बाद इधर तुरानी भी अपनी सेना का गठन करता है, नौसैनिक गठन करता है, और तेजा सेना उसकी मजबूत होती है। अंत में युद्ध 1755 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त होता है। इस युद्ध का भी बहुत निर्णायक असर नहीं हुआ, ये भी एक प्रकार से कहिए तो अनिर्णायक ही रहा। इसमें काफी घटनाक्रम है, वो आप किताब में देखेंगे, उसको बताने का कोई मतलब नहीं, किताब आप लोग पढ़ेंगे, जहां नहीं समझेंगे तो बताएंगे। अब यहाँ अनिर्णायक होने का प्रभाव पड़ता है सबसे अधिक डुप्ले के ऊपर। अब डुप्ले से नाराज थी फ्रांसीसी कंपनी, डुप्ले को वापस भेज दिया जाता है फ्रांस। लेकिन यही पे फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि डुप्ले को भारतीय परिस्थितियों की समझ, स्थल क्षेत्र की, नौसैनिक क्षेत्र की, व्यापारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी गलती कहिए तो फ्रांसीसियों की होती है। और यहाँ पे आगे चल के तिरुचिरापल्ली में फ्रांसीसियों की हार होती है इस युद्ध के लास्ट में, जाते जाते। इसी के बाद डुप्ले को भेज दिया जाता है वापस फ्रांस, कि डुप्ले हार गए थे। और वहां पे एक व्यक्ति है गौड़ेहू, गौड़ेहू को फ्रांसीसी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है। युद्ध अनिश्चित रहा, यहाँ फ्रांसीस पांडिचेरी के संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ये कहिए कि इस युद्ध का भी बहुत निर्णायक असर नहीं होता है, अनिश्चित ही रहता है। लेकिन ये है कि स्थल पर अंग्रेजी सेना श्रेष्ठ साबित नजर आती है इस युद्ध में फ्रांस से। अब देखते हैं तीसरे युद्ध। अब जब अनिर्णायक रहा तो सीधी सी बात है, तीसरे युद्ध होना ही होना है।
अब यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है 1756 में यूरोप में। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक चलता है। जब 1756 में शुरू होता है उस समय इतने संचार के साधन थे नहीं, सूचना आते आते इंडिया में आने जाने में सालों लग जाते थे, समुद्र से आते थे, पतवार वाले नाव थे। अब यहाँ पता चलता है 1758 में पता चलता है कर्नाटक की यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध उस समय कोई नाम नहीं था, ये 7 साल तक चला। हम लोग एक समझ के लिए कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक, अब जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध की सूचना यहाँ मिलती है कि वहां युद्ध शुरू हो गए, तो पांडिचेरी संधि खत्म हो जाती है। जो उन लोगों के बीच संधि होती है पांडिचेरी संधि की, आपस में हम लोग शांति रखेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, ये सब समाप्त हो जाता है। अब फ्रांसीसी सरकार इसी बीच भेजती है, एक व्यक्ति है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली आता है यूरोप फ्रांसीसी क्षेत्रों का गवर्नर बन के। अब लगभग अब आप जान लीजिए कि उस समय 1 वर्ष लग जाता था यूरोप से इंडिया की यात्रा करने में, क्योंकि उस समय जो आपका भूमध्य सागर एवं लाल सागर के बीच फेज नहर है, ये नहर नहीं थी। पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूम के आते थे लोग। तो इतिहास के साथ साथ थोड़ा मैप की जानकारी आपको होनी चाहिए, तब आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। अब इधर भी देखिए, अभी हम आप इसके बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे बंगाल में विस्तार। अब यहाँ देखिए 1758 की बात है, 1757 में अंग्रेज प्लासी के युद्ध में बंगाल को पराजित कर चुके थे। पराजित कर चुके थे, बल्कि अपना अधिकार पूर्णतः मतलब प्रत्यक्ष रूप से अधिकार नहीं लिया था, लेकिन उनका अधिकार हो गया था और इसके कारण उनको अपार धन मिला था। अब वो फ्रांसीसियों को दक्कन में पराजित करेंगे। दक्कन मतलब जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, कर्नाटक महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा लेके उधर आंध्र प्रदेश की तरफ, वहां कब्जा करेंगे। अब काउंट डी लाली आते हैं तो फोर्ट सेंट डेविड जो है मद्रास में किला है अंग्रेजों का, उसको जीत लेते हैं। और इसके बाद उन्होंने आक्रमण की आज्ञा दी। तंजौर, तंजौर एक राज्य था केरल में है, केरल तमिलनाडु की सीमा पे है, वहां पे उन्होंने आक्रमण की आज्ञा दी, क्योंकि उनके पास शायद कुछ धन शेष था फ्रांसीसियों का, तो उन्होंने आक्रमण आक्रमण कर दिया तंजौर पे। अब अभियान देखिए असफल रहा, क्योंकि उधर तंजौर के शासक अंग्रेजों से मिल जाते हैं। लाली को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा और लाली मद्रास को घेरते हैं, लेकिन तब तक क्लाइव पूरी तरह से अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत कर चुका था। अब उधर से नौसैनिक शक्ति बंगाल से आती है, तो फिर से एक बार लाली को मद्रास का घेरा उठा लेना पड़ता है। तब लाली और इधर बुफ्फी, बुफ्फी हैदराबाद से सहायक संधि हो जाती है, मुजफ्फरजंग जब वहां बनते हैं तो बुफ्फी वहां हैदराबाद में थी। अभी तक लोग जुड़ रहे हैं, बताइए। समय का ध्यान रखिए आप भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, ये हमें ना मिल रही है। बार बार जुड़ते हैं, बीच में फिर थोड़ा लय टूट जाती है। अब हैदराबाद बुफ्फी को बुफ्फी एक वो अंग्रेज सेनापति था जो हैदराबाद के दरबार में था। अब बुफ्फी को लाली बुला लेते हैं हैदराबाद से वापस। और जब बुफ्फी वहां से मेन सेनापति ही आपका कहीं से आप बुला लीजिए तो सेना तो कमजोर हो जाएगी ना, है कि नहीं। अब यहाँ इधर देखते हैं पोकाक, पोकाक एक व्यक्ति है, सेनापति है, अंग्रेज सेनापति। उनके नेतृत्व में एक बेड़ा है, बेड़ा कहते थे जो नौसैनिक जहाज होते थे, वो सॉरी जल जल सेना के जहाज। कौन बोल रहा है भाई? हाँ, नौसैनिक बेड़ा जो होते हैं वो फ्रांसीसी बेड़े को मतलब समुद्र में ही फ्रांसीसियों को पराजित कर देते हैं और उन्हें भारतीय समुद्र से वापस जाने के लिए बाध्य कर देते हैं। अब उसके बाद 1705 में मेन जो तीसरी मेन लड़ाई है कर्नाटक के थर्ड वास की लड़ाई। एक व्यक्ति है सर आयरकूट, ने फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरह से हराया वांडीबाग पे 1760 में। उससे जो हैदराबाद में फ्रांसीसी सेनापति था बंदी बना लिया जाता है और 1761 में पूरी तरह से फ्रांसीसी हार जाते हैं और लौट के पांडिचेरी उनकी फैक्ट्री होती है वहां लौट आते हैं और और अंग्रेजों का घेरा लगातार चलता रहता है। और फिर युद्ध की समाप्ति होती 1763 में पेरिस की संधि से।
पेरिस की संधि समाप्त होती है, फ्रांसीसियों को उनके सारे प्रदेश लौटा दिए जाते हैं, लेकिन उनको किलाबंदी करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। ठीक, केवल व्यापार करेंगे। तो इस तरह आप देखिए, आप आगे भी देखेंगे फ्रांसीसी भी कहीं समझ में नहीं आते, केवल व्यापार तक अपने को सीमित रखते हैं। और सबसे बड़े विदेशी प्रतिद्वंदियों में ब्रिटिशर्स के अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यही थे, क्योंकि पुर्तगाल तो पहले ही समाप्त हो चुके थे, समाप्त नहीं हो चुके थे, लेकिन वो अपने को सीमित कर लिए थे। देखिए पूछे हैं आस्था जी की किलाबंदी। किलाबंदी देखिए, उनका जो फैक्ट्री या कारखाना कहे जाते थे, अपना सामान रखते थे, जहाँ पे व्यापार केंद्र बल्कि कहिए, तो किलाबंदी अपना पूरा मजबूत किला बनाते थे वो लोग। उसके अंदर फिर वो पूरा उनका स्वायत्त क्षेत्र होता था, वहाँ बाहरी लोग को कुछ नहीं कर सकते थे। तो उसके अंदर वो कुछ भी कर सकते, इसीलिए कहा गया किलाबंदी नहीं करेंगे, जो भी होगा ओपन होगा, सबकी नजरों में रहेगा। ठीक। अब देखिए कर्नाटक युद्ध का भारत के में ब्रिटिश विस्तार में क्या, ब्रिटिश विस्तार के दृष्टिकोण से क्या महत्व है। अब सबसे बड़ी बात तो है कि सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे फ्रांसीसी भारत में अंग्रेजों के, उनको पराजित कर दिए था। अब उनको विदेशी शक्तियों से कोई खतरा नहीं, अब उनको जो लड़ाई लड़नी है भारतीयों से लड़नी है। अब भारतीयों में आप जान ही रहे, सब बटे हुए हैं, राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। अब 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका है, बंगाल उनके कब्जे में आ गया है। बंगाल उस समय सबसे व्यापारिक प्रांत था। उसके बाद यूरोपीय शक्तियों में कोई ऐसी शक्ति नहीं बची जो ब्रिटिशर्स को बाधा पहुंचा सके। ठीक, अब भारतीय, अब उनको सबसे बड़ा खतरा था डुप्ले से। डुप्ले सहायक संधि प्रणाली ले आया। सहायक संधि में होता यह था कि किसी भी राजा से, जिस राजा से सहायक संधि होगी, तो वहां वो अपना एक रेजिडेंट रखेंगे और एक सेना रखेंगे, उसका पूरा खर्च भारतीय राज्य जिससे सहायक संधि हुई है वो देंगे। अगर किसी से युद्ध होता है तो सहायक संधि तो वेलेजली लाया था। वेलजली ब्रिटिशर, अंग्रेजों में जो सबसे पहले इस नीति को लाता है वो वेलजली है, लेकिन जहां हम देखेंगे सहायक संधि का जन्म जाता है तो वो डुप्ले है। डुप्ले ने सबसे पहले शुरू किया था। सर, इन दोनों के द्वारा लाए गए सहायक संधि में क्या कोई विशेष अंतर? नहीं नहीं, विशेष अंतर कुछ नहीं, दोनों की वही कार्यप्रणाली थी। ये है कि डुप्ले ज्यादा सफल नहीं हुए, केवल हैदराबाद और कर्नाटक दो ही जगह प्रयोग कर पाए, लेकिन वेलजली तो पूरा भारत में कब्जा करेंगे, वो हम लोग पढ़ाएंगे तो बताएंगे पूरा। ठीक, अब हाँ, तो युद्ध होगा तो पूरी जो सहायक संधि के तहत सेना फ्रांस की है, लेकिन उसका खर्चा भारतीय राज्य उठाएंगे। उससे ने देखे कितना फायदा, एक सेना भी मिल गई। अब फ्रांसीसी किसी से युद्ध करेंगे तो हैदराबाद जाएगा उनके साथ युद्ध करने, पूरा अपने खर्चे पे जाएगा। तो इसको पूरा जब वेलजली पढ़ेंगे तो हम पूरा सहायक संधि पे ही एक लेक्चर होगा इस पे, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात इस युद्ध में क्या हुई कि इस युद्ध में भारतीय सैनिक भी लड़े। भारतीय सैनिक ब्रिटिश की तरफ से भी लड़े, फ्रांसीसियों की तरफ से लड़े। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर इनको आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो आगे चल के तो ये बहुत काम आएंगे। फिर आगे 1857 में बहुत अगर भारतीय सैनिक ब्रिटिश अंग्रेजों के साथ ना होते तो क्या भारत में वो लोग टिक पाते? नहीं टिक पाते। सबसे अधिक सेना, इसीलिए 1857 का जब विद्रोह होता है उस समय ब्रिटिश की सेना में सबसे अधिक सेना अवध प्रांत से थी। इसीलिए आगे चल के फिर वो नियम बनते हैं और कम किए जाते हैं भारतीय सैनिक, वो अलग मुद्दा, उस पर हम लोग बात करेंगे। अब विदेशी शक्तियों को ये भी समय एकदम स्पष्ट रूप से पता चल गया कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। अब भाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश लड़ रहे हैं, लेकिन किसी कोई मतलब नहीं क्यों लड़ रहे हैं, क्या है, कोई जैसे कहावत है, कोई होए हमें कहानी, इस तरह जैसी बात हो गई। अब कर्नाटक में जो सीखते हैं ब्रिटिश, पूरा उसकी पहली प्रयोगशाला बंगाल, बंगाल में प्रयोग करते हैं। अब बंगाल में प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा। प्लासी का युद्ध तो एकमात्र युद्ध क्या कहेंगे, उससे तो आप षड्यंत्र कह सकते हैं, क्योंकि जब जो मेन सेनापति था मीर जाफर ही अंग्रेजों से मिल गया बिना युद्ध किए। सिराजुद्दौला तो बहुत योग्य व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ इतने षड्यंत्र हुए कि हार का सामना करना पड़ा, आगे चल के मार दिया जाता है। अब आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जी। सर,
वो उनका सेनापति तो मीर कासिम था ना सर। किसका? जो ये प्लासी का युद्ध होता है उसमें जो सेनापति था उसका नाम मीर कासिम था कि मीर जाफर? मीर जाफर उसका नाम। मीर जाफर था, मीर जाफर। आप कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं इससे? एक करके कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं आप। सर मीर जाफर तो धोखाधड़ी किया था ना। एक लोग करके पूछिए। आकाश जी आपको कुछ पूछना है? नहीं पूछना, आप पूछिए। राजा सर कभी क्लासेस नहीं है तो अभी इंट्रोडक्शन है ना। ये क्लासेज है। सर हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है। सर फ्रांसीसियों को पराजित होने के कारण क्या था? मुख्य कारण फ्रांसीसियों के पराजित होने के मुख्य कारण, ये ठीक क्वेश्चन है। क्या? भारद्वाज ऋषि। देखिए जो हमें समझ हमने जो पढ़ा लिखा है उससे लगता है जो जितनी कंपनियां थी और वो सब प्राइवेट कंपनियां थी, हालांकि वहां की सरकार के अंडर में थी, लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी। अब सरकारी कंपनी का आप हाल समझ सकते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है। अब जो भी ये करेंगे अपने से निर्णय नहीं ले सकते। अब फ्रांस सूचना भेजेंगे, वहां से सरकार जो कहेगी वो करेगी। एक तो ये सबसे बड़ा कारण रहा। ठीक। अब जो फ्रांसीसी कंपनी का गठन हुआ था, जो प्रोप्राइटर थे, सबसे बड़ी शेयर होल्डर इसमें सरकार थी। ठीक। अब सरकार को कोई मतलब नहीं, बस ये कह दिए कि हमको इतना फायदा चाहिए, आप फायदा लेके आइए। अगर युद्ध लड़ना है तो युद्ध आप नहीं लड़ सकते जब तक पूछेंगे नहीं, सरकार से पूछेंगे कि क्या करें हम, तब तक पता चले उस समय भाई इतना संचार साधन थे नहीं, गए वहां से लौटते लौटते 1-2 साल हो गए, तब तक तो यहाँ सारी हालत खराब। अब सबसे बड़ी जो बात है कि ब्रिटिश नौसेना फ्रांसीसियों से बहुत सर्वश्रेष्ठ थी उस समय। उस समय क्या, बल्कि हम कह सकते हैं 1948 तक ब्रिटिश नौसेना का पूरे विश्व में कोई जोड़ नहीं था। अब पूरा उस समय जिसका पानी पे अधिकार उसी का पूरा क्षेत्र उस समय की जो स्थिति है। सर ब्रिटिश नौसेना इतनी जब ब्रिटिश नौसेना मजबूत थी तो मद्रास। एक लोग बोलिए भाई, सुनने में नहीं आ रहा। कह रहा सर इसीलिए उस को रॉयल नेवी बोला जाता है क्या? ब्रिटिश जो रॉयल नेवी जैसे वो तो ब्रिटेन का राजा की सेना थी ना, तो इसलिए रॉयल नेवी उसका नाम रखा गया। ब्रिटेन के बारे में आप पूछ रहे हैं? मतलब दोनों सेना में ज्यादा शक्तिशाली तोड़ नहीं था। दोनों सेना में ज्यादा शक्तिशाली ब्रिटिश था, तभी तो जीते भाई। सर उनकी नौसेना तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध में मद्रास के चारों बगल से फ्रांसीसी सेनाओं ने लिया था। तो उस समय तो मंजूर थी। हाँ देखिए, उनका पूरा उस समय ध्यान बंगाल पे था। जब देखिए तीसरे तक आते आते उन्होंने पूरा इतना मजबूत बना लिया अपना कि वांडी युद्ध में इनको चारों तरफ से हराते हैं, स्थल में भी हराते हैं, नौसैनिक बेड़े को भी हराते हैं। और कोई है? सर एक दो और कारण बता दीजिए। कॉलोनी कैसे स्थापित करते हैं भारत में आके? कॉलोनी कैसे स्थापित करते हैं? ठीक, कॉलोनी होता है किसी उपनिवेश, कॉलोनी की हिंदी होती है उपनिवेश। किसी दूसरे देश में जाके अपने व्यापार करना वहां से। ठीक। जी सर। यस सर। हाँ देखिए हाँ बोल लीजिए भाई, आप ही कौन बोल रहा है? बोल रहा है कोई? बीच में बोला ना करें आप लोग, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप पूछ लीजिए जो क्वेश्चन पूछना है, फिर हम सबका एक एक बार करके उत्तर दे दें इकट्ठा। ये बीच में जब हम बोलते हैं आप लोग ना बोलें। सर फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में मतलब इंडिया में लड़ते थे, तो ऑस्ट्रेलिया से इसका क्या रिलेशन था? ऑस्ट्रेलिया से रिलेशन नहीं था, ऑस्ट्रिया सर, ऑस्ट्रिया। हाँ
ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। अब उत्तराधिकार के युद्ध में 2 लोग होंगे तभी तो उत्तराधिकार का युद्ध होगा। अब एक लोग का पक्ष फ्रांस ले रहा है, एक लोग का पक्ष ब्रिटेन ले रहा है। जब यूरोप में दोनों लोगों के बीच आपस में युद्ध होगा तो पूरे विश्व में जहां-जहां भी उनके उपनिवेश हैं वहां पर युद्ध शुरू हो जाते थे। ठीक? यस सर। हाँ। देखिए कॉलोनी वाला। हाँ हाँ अरुण जी, आपने वो कॉलोनी पूछा है ना सर? हाँ, देखिए किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्ति जब किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाकर अपना व्यापार स्थापित करते हैं और वहां से फायदा अपने देश पर अपने मूल देश देते हैं, वो उपनिवेश कहलाता है। यही चरण जब लगातार चलता रहता है तो ये उपनिवेशवाद कहलाता है। अब उपनिवेशवाद के बाद का जो चरण है, जब व्यापार के साथ साथ साम्राज्य स्थापित किया जाने लगता है, प्रशासन वहां के क्षेत्रों को जीतते हैं, ये साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक ठीक है, थैंक यू। ये पूछ रहे हैं फिर, हाँ ये कोई पूछ रहे हैं फिरौती क्या है? कौन पूछ रहा है भाई? फिरौती किसी व्यक्ति को दबाव देकर उससे कुछ शर्तें मनवा कर काम करवाना, मांग कर वो काम करवाने की मांग करना फिरौती है। सर कितने जान चैप्टर रहे कम होंगे आप लोग। अच्छा, सिलेबस की बात कर रहे हैं। यस सर। सिलेबस यार अभी हम लोगों को मिला नहीं है, कितना कम हुआ है मुझे शायद जहां तक पता चला कि सारे यूनिट से एक टॉपिक कम किया गया है सर। वो हम लोग। हाँ, जो कर्नाटक के प्रथम युद्ध हुआ था, जो एलस आपेल की संधि के तहत समाप्त हुआ, तो उस संधि में विशेष कुछ क्या था? उस संधि में विशेष कुछ नहीं था। यूरोप में एक्सला-फैफेल की संधि होती है, वहां युद्ध समाप्त होता है, यहाँ भी युद्ध समाप्त होता है। जो क्षेत्र जिनके पहले सेकंड पेपर प्लीज भाई बोल लेने दिया करिए, तब बीच में बात ना बीच में रोका करिए ना। जो पहले की स्थिति होती है यथास्थिति उसी पे फिर आ जाते हैं। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1946 से पहले की स्थिति होती है उसी पे सबको वापस कर दिया जाए, जो जिसका जीता है सब वापस दे देते हैं। और कुछ विशेष नहीं। अर्थात जो मद्रास जीत लिए थे फ्रांसीसी, वो अंग्रेज वापस दे दिए। ओके सर। वो देना नहीं चाहते थे, लेकिन एक्सला-फैफेल की जो संधि होती है उसके तहत उसमें यही कहा गया होता है कि जो यथास्थिति पहले की थी उसी पे अपने सब स्थिर हो जाएं। तो जिसपे पहले अधिकार था 1946 में, वही स्थिति कायम हो जाती है। थैंक यू सर। अब कौन पूछ रहा भाई? क्वेश्चन पूछिए। हाँ, बात का युद्ध पूछ रहे हैं। आप क्या नहीं आ रही है? क्या नाम है आपका? किताब आप पढ़िए जो है, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक, वांडीवाद का युद्ध हुआ था 1705 में। मेरे पास BL ग्रोवर की 1999 हाँ, एक